नमस्कार और वेलकम टू दी सेकेंड वीडियो ऑफ दिस फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज, जिसमें हम इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट करने के बाद अब उनके वैल्यू चेन्स को एनालाइज करने वाले, यानी कि 45 प्लस इंडस्ट्रीज में से कुछ 5-6 इंडस्ट्रीज को चूज करने के बाद हम उनके अंदर के वैल्यू चेन्स यानी कि सेक्टर्स को चूज करेंगे, ताकि हम स्टॉक्स को लिस्ट कर सके फॉर बाइंग इट फॉर दी मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है उन लोगों के लिए जो फंडामेंटल एनालिसिस इन अ बिगर वे नहीं करना चाहते। एंड वो क्योंकि वो रियल एनालिस्ट भी है नहीं, दे वांट टू जस्ट एनालाइज अ पर्टिकुलर स्टॉक फॉर देमसेल्व्स ताकि वो खुद इन्वेस्ट कर सके। एंड उन्हें किसी को भी इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट बनाकर नहीं देना है। तो एक शॉर्टर वे में हम समझेंगे कि कैसे हमें बस देख कर समझ जाना है कि ये मैट्रिक्स हमारे काम का है एंड किस पर्सपेक्टिव से हमें इसे देखना चाहिए, एंड ये मैट्रिक्स हमें किस ओर ले जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो रोड मैप है वो कुछ इस तरीके से होगा कि इंडस्ट्रीज को तो हम लोगों ने लास्ट सेशन में सीख लिया था, ठीक है, कैसे हमें एनालाइज करना है। लेकिन अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री सिलेक्शन के बाद का जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज सिलेक्टिंग द बेस्ट वैल्यू चेन। कुछ पर्टिकुलर हेड पॉइंट्स के थ्रू मैं बताऊंगा आपको कि इस बेसिस पे आपको सिलेक्ट करना है। दिस आर दी मोस्ट एंड द मेजर थिंग्स विच यू हैव टू वॉच, वो हम आगे जाकर समझेंगे। एंड बेस्ट वैल्यू चेन को आइडेंटिफाई करने के बाद मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टॉक को सिलेक्ट करना हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। हम क्या करेंगे, उसके कुछ क्वालिटेटिव फैक्टर्स को एंड कॉम्पिटेटिव फैक्टर्स को समझेंगे, एंड उसके बाद हम डिसीजन मेकिंग करेंगे कि हमें स्टॉक को लेना कि नहीं लेना। बट आज की वीडियो में सिर्फ हम वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में बात करेंगे एंड कैसे उसे हम सिलेक्ट करते हैं या पिकअप करते हैं। हमारा जो लास्ट वीडियो जो था, दैट वाज चूजिंग इंडस्ट्रीज फॉर सिलेक्टिंग स्टॉक्स। वो वीडियो को जरूर देख लीजिए, मैं ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यू कैन वॉच इट। दैट वाज द पार्ट 1, छोटा सा वीडियो है, काफी आप लोगों को हेल्प करेगा फॉर चूजिंग द राइट इंडस्ट्री फॉर इन्वेस्टमेंट। चलिए, अब वैल्यू चेन एनालिसिस को अगर हम ब्रॉडली समझे तो ये है क्या, व्हाट इज अ वैल्यू चेन। मतलब बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होगा, पता भी नहीं होगा कि एक वैल्यू चेन है क्या, ये कुछ नया है, ये हम लोगों ने सुना है लेकिन हमें इन डेप्थ नहीं पता कि व्हाट इज दिस। तो वैल्यू चेन का मतलब ये हो गया कि इंडस्ट्रीज जब आप सिलेक्ट करते हो तो उसमें मल्टीपल वैल्यू चेन्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज को एक पर्टिकुलर टेलविंड देते हैं ग्रोथ के लिए। ओके, क्योंकि एक इंडस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं है कि यार पूरा इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। इंडस्ट्री के कुछ बाइफरकेट पार्ट्स होते हैं, उन्हीं को हम वैल्यू चेन बोलते हैं। एंड राइट वैल्यू चेन को पिकअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊं, अगर मैं बात करूं ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के बारे में, ऑटोमोबाइल सेक्टर या इंडस्ट्री अगर मैं एज अ होल पकड़ूं, इंडस्ट्री, इसके अंदर वैल्यू चेन्स क्या हो गया, टू व्हीलर्स। नेक्स्ट वैल्यू चेन क्या हो गए, फोर व्हीलर्स। फिर क्या हो गया, पैसेंजर व्हीकल्स। फिर क्या हो गया, कमर्शियल व्हीकल्स। ये सब क्या है, ये सब अलग अलग वैल्यू चेन्स है। एक है एंसिलरी सेक्टर, यानी कि ऑटोमोबाइल के जो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको असेंबल करके ऑटोमोबाइल बनाया जाता है, फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसका भी एक अपना एक पर्टिकुलर वैल्यू चेन है। उसके बाद क्या हो गया, ऑटोमोबाइल डीलर्स। ऐसे बहुत सारे वैल्यू चेन है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर। अब टू व्हीलर के स्टॉक्स कुछ होंगे, कुछ फोर व्हीलर्स के होंगे, कुछ पैसेंजर व्हीकल्स के स्टॉक होंगे, कुछ कमर्शियल व्हीकल्स के स्टॉक होंगे, कुछ ऑटोमोबाइल एंसिलरी के स्टॉक होंगे, कुछ ऑटोमोबाइल डीलर्स की भी कंपनीज है जो लिस्टेड है मार्केट में, उनके भी स्टॉक्स होंगे। तो इसमें से मैं कौन सा वैल्यू चेन चूज करूँ। अगर मैं एक और वैल्यू चेन की बात करूँ जो कि बहुत एक तगड़ा ट्रेंड बनने वाला है, दैट इज ईवी। ओके, बहुत सारे ऐसे टू व्हीलर फोर व्हीलर्स में भी ऐसे ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं जो ईवी की तरफ फोकस कर रहे हैं। तो ईवी इज ऑल्सो अ नेक्स्ट बिग वैल्यू चेन फॉर द ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो ये एक बेसिक एग्जांपल था वैल्यू चेन समझने के लिए। अब हम ये समझेंगे कि ऐसा कौन सा टेलविंड्स या पॉइंट्स हमें समझना है जिससे हम राइट वैल्यू चेन को आइडेंटिफाई कर सके। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर। तो पहला जो इससे पहले जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ड्रॉ होता है कि बहुत सारे मल्टीपल वेज होते हैं वैल्यू चेन को आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन बेस्ट वे को कैसे समझे वही हम आगे जाके समझेंगे। एंड इसका एक प्रॉपर वे क्या होता है, क्या अलग अलग मेथड्स होते हैं। देखिए, आप अपने इच्छा के अनुसार आप लोग भी कुछ मेथड्स चूज कर सकते हो, बट यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले वो सारे मेथड्स जो मैं पर्सनली काफी टाइम से यूज करता आया हूँ, बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी वही यूज करते हैं। एंड मेरे हिसाब से वो सारे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हेड्स हो गए जो आपको हेल्प करेगा राइट वैल्यू चेन आइडेंटिफाई करने के लिए। चलिए, सबसे पहला जो टास्क है दैट इज लिस्टिंग ऑल दी वैल्यू चेन्स। वैल्यू चेन एनालाइज करने के बाद आपको एक पहले लिस्ट बनाना कि इन लिस्ट में से मुझे राइट वैल्यू चेन चूज करना है। जैसे हम लोगों ने ऑटोमोबाइल्स के बारे में बनाया, ठीक है। पावर सेक्टर की अगर हम बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जीज एक वैल्यू चेन है, ठीक है। न्यूक्लियर के स्टॉक्स हैं, कुछ थर्मल के स्टॉक्स हैं, ओके, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, उनका भी एक अपना वैल्यू चेन है। तो और इस वैल्यू चेन के अंदर भी वैल्यू चेन, अगर रिन्यूएबल एनर्जीज की बात करूँ तो
कुछ सोलर एनर्जी के स्टॉक्स है, कोई विंड एनर्जी के स्टॉक्स है, ठीक है, जो सोलर पैनल्स को बनाते हैं कुछ, ठीक है, कोई विंड मिल्स को डेवलप करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग वैल्यू चेन्स है। और वैल्यू चेन्स की बात करूँ पावर सेक्टर में, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन एक वैल्यू चेन है, जो कंपनीज पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। ओके, उससे पहले अगर मैं वैल्यू चेन की बात करूँ, दैट इज पावर जनरेशन, जो पावर को जनरेट करती है, वो सारे वैल्यू चेन्स भी हो गए। ओके, तो आपको ऐसे ही पूरा वैल्यू चेन लिस्ट डाउन करना है, जितना भी आपके दिमाग में आता है, या फिर आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट के पास भी जा सकते हो, मैं अभी उसका रेफरेंस भी दे दूंगा। उसमें भी आप बहुत सारी वैल्यू चेन्स आपको देखने को मिल जाएगा, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, अब वैल्यू चेन लिस्ट करने के बाद अब जब हमारा पहला पॉइंट आता है जिसके बेसिस पे आपको सही वैल्यू चेन को पिकअप करना है, दैट इज ग्रोइंग डिमांड। ग्रोइंग डिमांड का मतलब यही हो गया कि कौन से वैल्यू चेन में सबसे ज्यादा डिमांड होगा। ठीक है, अब आप ये समझना कि कौन सा वैल्यू चेन सब जितना मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू चेन में डिमांड होगा, उतना ज्यादा सप्लाई होगा, एंड सप्लाई मीन सेल्स। ओके, अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विस को सप्लाई करना इन अ लार्ज अमाउंट और लार्ज क्वांटिटी और गिविंग सर्विस टू ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, इसका मतलब डिमांड कॉन्स्टेंटली ग्रो करना चाहिए। ताकि क्योंकि अगर डिमांड ही नहीं होगा तो देयर इज नो नीड फॉर प्रोडक्शन, वो पैसा ही नहीं कमा पाएंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए ना बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या गवर्नमेंट होते हैं, वो केपेक्स करते हैं। वो क्या करते हैं? वो केपेक्स करते हैं। केपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल को इन्फ्यूज करना ताकि इन फ्यूचर वो बिजनेस रिटर्न्स बना सके, ठीक है, प्रॉफिट्स कमा सके। तो दैट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब एक सॉर्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आज अगर फॉर एग्जांपल मैं पावर सेक्टर की बात करूं, टू बी प्रिसाइज, हमारा जो देश है वो आगे जाकर उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, उसमें बहुत बड़ा बूम आने वाला है। अब जब जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा एक डेवलपिंग नेशन में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी मींस दैट कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ने वाली है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, अब इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए ना आपको पावर जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप कैसे डिमांड फुलफिल करोगे इलेक्ट्रिसिटी की? आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे तभी तो सप्लाई करोगे। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी ना आपने डायरेक्टली सप्लाई कर दिया, नो। आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए आपको चाहिए होगा कैपेसिटी, कि इतना मेगावाट या फिर इतना गीगावाट का कैपेसिटी है हमारे देश में, एंड आगे जाकर इतना गीगावाट का नीड होगा हम लोगों को। अब उस एक्सपेंशन को फुलफिल करने के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे लोग। कौन करेंगे? बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, बड़े बड़े कंपनीज हो गए, गवर्नमेंट भी अपना एक पर्टिकुलर केपेक्स करेगा। ओके, ताकि ये कैपेसिटी को एक्सपैंड किया जाए। ठीक है, अब हमें ये चीज पता चल गया कि यार इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ने वाला है। ओके, नाउ द सेकंड स्टेप इज, डिमांड पता चल गया हम लोगों को। अब क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट हो गया या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हो गए, वो किस वे से एक पर्टिकुलर कैपेसिटी को ग्रो करेंगे। हो सकता है वो पावर को जनरेट करे न्यूक्लियर एनर्जी से, थर्मल एनर्जी से। लेकिन हमारा जो देश है, अगर आप न्यूज वगैरह देखते होगे, इट इज गोइंग एंड मूविंग फॉरवर्ड्स टुवर्ड्स दी रिन्यूएबल एनर्जीज। ठीक है, वो सोलर कैपेसिटीज को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। उनका कहना ये है कि इंडिया में नेक्स्ट 10 साल, आगे वाले 10 सालों के बाद अराउंड 50 to 60% ऑफ पावर यूटिलाइजेशन सोलर एनर्जी से या विंड एनर्जी से होगा या रेन्यूएबल एनर्जी से होगा। इसका मतलब अब आपका फोकस क्या है? रेन्यूएबल एनर्जीज के स्टॉक्स पे। ओके, सो दैट्स द वे ऑफ एनालाइजिंग अ पर्टिकुलर वैल्यू चेन। ये चीज आपको थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट में या फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे बड़ा स्किल है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब यू हैव टू थिंक ऑफ नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। ठीक है, कि क्या चीज हो सकती है, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, तब आपका दिमाग खुलेगा। एंड ये आपको जरूरी नहीं है कि आपको इसकी रिपोर्ट बनानी है, ये आपके दिमाग में सोचते सोचते भी यू कैन ग्रो दिस स्किल। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड करते करते ये चीज बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए। चलिए, अब डिमांड के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। द सेकंड मोस्ट थिंग इज अ वैल्यू चेन व्हिच गिव्स और फेचेस मोर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सीधी सी बात है कि यार आप कोई ऐसी कंपनी पे पैसा तो नहीं लगाओगे जिसके प्रॉफिट्स बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि यार प्रॉफिट्स बहुत कम है तो यार फिर इन्वेस्टर्स कमाएंगे क्या? वो पैसा लगा रही है कमाने के लिए। तो कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू चेन में ना प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। यानी कि कोई भी वैल्यू चेन जहां पर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बिक रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बिक रहा है, किस में ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है? एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। पेप्सी को आप लोगों ने सुना होगा, हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, स्प्राइट हो गया, कोक हो गया, मिरिंडा हो गया। ठीक है, इट इज ऑल डेवलप्ड बाय पेप्सी को। अब पेप्सी को क्या करता है, आपको खुद क्या मैन्युफैक्चर करता है क्या बॉटल्स को और कोल्ड ड्रिंक को? नहीं। आप अगर उनका पैक को अगर आप घुमा के देखोगे और अच्छे से रीड करोगे, तो उन्होंने दिया हुआ है कि उनकी जो जितने भी बॉटलिंग एंड असेंबलिंग होती है, ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक्स भी जो बनता है वो बनाता है कौन सी कंपनी? वीबीएल। ये एक लिस्टेड कंपनी है, दैट इज वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस। ये वरुण बेवरेज क्या है? पार्टनर है। ठीक है, काफी सालों से 20 साल पुराना पार्टनरशिप है विद पेप्सी को। वरुण बेवरेजेस क्या करता है? वो B2B बिजनेस करता है, वो डायरेक्ट कंज्यूमर से थोड़ी डील करता। इनका डीलिंग किसके साथ होता है? पेप्सिको के साथ ना।
इनका डीलिंग होता है पेप्सिको के साथ। वो अब पेप्सिको क्या बोलता है वरुण बेवरेजेस को कि आप सारा, हम आपको राइट्स दे रहे हैं, ठीक है, हम आपको इंग्रेडिएंट दे रहे हैं, आप कोल्ड ड्रिंक को डेवलप कीजिए, आप बॉटल्स बनाइए, उसको असेंबल कीजिए, हमें डायरेक्टली बेचिए। तो वरुण बेवरेजेस का मार्जिन यहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियस का बात है, कम होगा। बड़ा मार्जिन किसका होगा, पेप्सिको का होगा, क्योंकि हमेशा याद रखना बी टू बी में ना मार्जिन कम रहते हैं, प्रॉफिट मार्जिन। अब पेप्सिको क्या करेगा उस पर्टिकुलर बॉटल्स को बेचने के लिए, वो सारे बॉटल्स पे अपना ब्रांड लगाएगा, पेप्सिको का ब्रांड, ठीक है, पेप्सिको का ब्रांड लगाएगा, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट का ब्रांड लगाएगा, एंड आगे जाकर बी टू सी में बेचेगा। तो यहाँ पर पेप्सिको का प्रॉफिट मार्जिन कैसे हाई हुआ, पहला, उन्हें मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बनाने की जरूरत नहीं है, वरुण बेवरेजेस के साथ पार्टनरशिप कर लिया हम लोगों ने, वरुण बेवरेजेस का पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, तो मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट तो वरुण बेवरेजेस के ऊपर है। पेप्सिको के ऊपर एक सबसे बड़ा कॉस्ट है, दैट इज मार्केटिंग कॉस्ट, उन्हें ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग का कॉस्ट है, एंड मार्केटिंग के थ्रू वो हायर नंबर ऑफ प्रॉफिट मार्जिन भी फेच कर सकते हैं, क्योंकि बी टू सी में आप भी ये चीज समझते हो, रिटेल बिजनेस में या बी टू सी बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन सबसे ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू दी बी टू बी बिजनेस। ओके, सो मोस्ट प्रॉफिटेबल का कंसेप्ट भी क्लियर है। तीसरा कंसेप्ट है कंपटीशन कम होनी चाहिए एक पर्टिकुलर वैल्यू चेन में, यार ज्यादा प्लेयर्स नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, मुझे कुछ एक दो तीन प्लेयर्स ही चाहिए, 6 7 8 10 प्लेयर्स नहीं चाहिए जो सेम काम कर रहे हो, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मारामारी हो जाएगा फिर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल की, आप समझो यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर के बारे में, सिर्फ 2 ही प्लेयर्स है, ठीक है, एक एयरटेल हो गया, एक जियो हो गया, ठीक है, तीसरा प्लेयर भी है वोडाफोन, बट आप भी जानते हो कि वोडाफोन का मार्केट क्या उतना बड़ा नहीं है उनके जितना, वोडाफोन अब वो वोडाफोन नहीं रहा, ठीक है, तो और एयरटेल वन ऑफ द लिस्टेड कंपनीज भी है, तो टेलीकॉम सेक्टर में आप हमेशा चूज कर सकते हो, आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा कि यार कौन से स्टॉक पे जाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाओगे तो आपको बहुत सारे बैंक्स में इनडेप्थ एनालाइज भी करना पड़ेगा कि कौन से बैंकिंग स्टॉक को पकड़ूंगा, ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा। मेरे हिसाब से जो एक पर्टिकुलर वैल्यू चेन में कंपटीशन बहुत कम है, ठीक है, एंड उसकी डिमांड ज्यादा है, कंपटीशन कम है, एंड ज्यादा प्रॉफिट्स भी निकाल सकता है। और एक बात याद रखिएगा, अगर कंपटीशन कम है ना, तो इसका मतलब वो नेट प्रॉफिट भी ज्यादा कमा सकता है। ऑब्वियस की बात है यार, कम नंबर ऑफ सेलर्स होंगे एंड बायर्स ज्यादा रहेंगे, डिमांड रहेगा, तो वो अपना प्राइस में आराम से बेच सकते हैं, ठीक है। अगर डिमांड ज्यादा है एंड सप्लायर्स कम है, नंबर ऑफ सप्लायर्स कम है, तो हम और आप भी ये चीज जानते हैं कि यार जब दुकानें कम होती है एंड बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, तब दुकानें फायदा उठाती है हायर प्राइस में प्रोडक्ट या सर्विस को देने के लिए। ओके, तो ये भी एक कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा उनको। सो दीज आर दी 3 मेन पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करना चाहता था आपके साथ फॉर दी वैल्यू चेन। ये 3 सबसे बेसिक एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके अलावा अगर आप और भी कोई पॉइंट्स लाना चाहो तो आप देख सकते हो, नहीं भी देखोगे तो कोई इशू नहीं है, ये 3 पॉइंट्स भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एक पर्टिकुलर राइट वैल्यू चेन चूज करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए बाय द वे, एंड once again my name is Jeet and I'm signing off from Foxes Financials. Do visit our services as well. Thank you.